हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट सारे जीके जो दरोगार की तैयारी करते हैं उनके लिए विशेष रूप से अच्छे हैं, और जिनको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इससे पहले वीडियो में 5 क्वेश्चन बता दिए थे। आज का अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चीनी यात्री फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन में भारत आए थे? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज राजदूत बनकर भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्या बनकर आए थे? तो राजदूत बनकर आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज राजदूत बनकर भारत आया था। चीन का बौद्ध यात्री जो फाहियान था, चीन का बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चीन का बौद्ध यात्री फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया एवं उसने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत का वर्णन लिखा। कहेगा, बताइए अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? तो फाहियान ने किया। अपने यात्रा वृत्तांत में भारत का वर्णन एक सुखी एवं समृद्ध देश के रूप में किया है। कहेगा, किस यात्री ने भारत को एक सुखी एवं समृद्ध देश बताया है? तो वह है फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। संस्कृत के महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी सदस्य थे। संस्कृत के महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी कवि कौन थे? तो संस्कृत के महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक नक्षत्रों पर अपनी विजय की स्मृति में चांदी के कलांकित सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे शक क्षत्रों पर अपनी विजय की, तो उसकी खुशी में उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। क्या चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कब क्यों किए थे? तो शक पर उन्होंने अपनी विजय प्राप्त की, इसलिए चांदी के सिक्के जारी किए थे। उज्जैन जो व्यापार धर्म और संस्कृति का एक महान केंद्र था। उज्जैन जो व्यापार धर्म और संस्कृति का एक महान केंद्र था, शकों पर विजय के पश्चात गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बना। कहेगा, शकों के विजय के पश्चात साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी बनी? तो उज्जैन बनी थी। उज्जैन जो व्यापार धर्म और संस्कृति का एक महान केंद्र था। उज्जैन व्यापार धर्म और संस्कृति का एक महान केंद्र था, जो शकों पर विजय जब हो गया तो उज्जैन को साम्राज्य की एक राजधानी बना दिया गया। चंद्रगुप्त ने संभवतः शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने जब शकों पर विजय प्राप्त कर लिए, उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। चंद्रगुप्त ने जब शकों पर विजय प्राप्त कर ली तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। पूछेगा, जब विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंद्रवरदायी था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था? चंद्रवरदायी था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो चंद्रवरदायी था। चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखे। चंद्रवरदायी ने कौन सा पुस्तक लिखे? पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखा? चंद्रवरदायी ने। पृथ्वीराज रासो के पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी लाहौर के निवासी थे। चंद्रवरदायी कहाँ के निवासी थे? तो लाहौर के निवासी थे। चंद्रवरदायी लाहौर के निवासी थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि कौन थे? तो अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि कौन थे? अमीर खुसरो। बिहारी और भूषण रीतिकाल के कवि थे। बिहारी और भूषण किस काल के कवि थे? रीतिकाल के। बिहारी और भूषण किस काल के कवि थे? रीतिकाल के कवि थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदायी के बीच ही लगभग लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच लड़ा गया था। थानेश्वर से 14 मील दूर स्थित तराइन नामक स्थल पर गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। सॉरी भाई, यह जो युद्ध हुई थी 1191 ईस्वी में 14 मील दूर तराइन नामक स्थान पर गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी, जिसमें गौरी बुरी तरह पराजित हुई। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुई थी, उसमें गौरी बुरी तरह से पराजित हुई थी और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1192 में पृथ्वीराज के विरुद्ध दूसरा युद्ध लड़ा गया। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज के विरुद्ध दूसरा युद्ध लड़ा गया। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज के विरुद्ध दूसरा युद्ध लड़ा
गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ और 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से पराजित हुए। 1192 ईस्वी का तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जा सकता है। 1192 ईस्वी का तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जा सकता है। इस युद्ध ने भारत में मुसलमानों के साम्राज्य की स्थापना की नींव डाली। 1192 ईस्वी का जो साम्राज्य का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह भारत के नींव की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना था। अलाउद्दीन के बाजार का नियंत्रण का मुख्य कारण था अपनी सेना का नियंत्रण रखना था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण था अपनी सेना का नियंत्रण और क्षमता को कायम बनाए रखना था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने हेतु एक नए विभाग अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने हेतु एक नए विभागीय दीवान ए रियासत का गठन किया। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने हेतु एक नए विभाग दीवान ए रियासत का लागू किया। अगला क्वेश्चन है, विभागीय दीवान ए रियासत का गठन विभाग दीवान ए रियासत का गठन किया गया था। निरीक्षक सहना बरीद विभागीय दीवान ए रियासत का गठन किया गया। निरीक्षक सहना बरीद मुन हिनयान इत्यादि को बाजार की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। मंडी, जहां अनाज का व्यापार होता था उसे क्या कहा जाता था? मंडी कहा जाता था। जहां अनाज का व्यापार होता था उसे क्या कहा जाता था? मंडी कहा जाता था। सराय ए अदल क्या कहा जाता था? तो यहाँ वस्त्रों का व्यापार होता था। दास घोड़ों मवेशियों और अन्य वस्तुओं के लिए सामान्य बाजार थे। अलाउद्दीन ने दाग एवं हुलिया की प्रथा को कठोरता से लागू किया। अलाउद्दीन ने दाग एवं हुलिया की प्रथा को कठोरता से लागू किया। अलाउद्दीन ने दाग एवं हुलिया की प्रथा को कठोरता से लागू किया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। सैनिकों के नगद वेतन देने की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन ने किया। अगला क्वेश्चन है, लगान वसूल के कार्य में व्याप्त दोषों को दूर करने हेतु अलाउद्दीन ने एक नए विभागीय मुफ्त खराज की स्थापना की। मुफ्त खराज की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन ने किया। मुफ्त खराज की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन ने किया। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन था, जिसने विंध्याचल पर्वत पर करके दक्षिणी प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुसलमान था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान द्वारा की गई थी। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान द्वारा की थी। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण व्यवस्था की सर्वोत्तम संस्था थी। दीवान ए रियासत क्या थी? दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण की सर्वोत्तम संस्था थी। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण की सर्वोत्तम संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए रियासत का प्रधान याकूब को बनाया गया था। दीवान ए रियासत का प्रधान किसे बनाया गया था? याकूब को बनाया गया था। दीवान ए रियासत का प्रधान याकूब को बनाया गया था। अलाउद्दीन का पूरा नाम अली गुरसफ था। अलाउद्दीन का पूरा नाम अली गुरसफ था। अलाउद्दीन का पूरा नाम क्या था? अली गुरसाफ था। अलाउद्दीन का पूरा नाम अली गुरसाफ था। अलाउद्दीन का पहला आक्रमण 1998 ईस्वी में गुजरात पर हुआ था। अलाउद्दीन ने पहला आक्रमण जो किया था 1298 ईस्वी में। अलाउद्दीन का पहला आक्रमण 1298 ईस्वी में गुजरात पर हुआ था। गुजरात पर आक्रमण करने के लिए उसने नुसरत खां एवं उलुग खां को नियुक्त किया था।
अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए उसने नुसरत खां एवं उलूग खां को नियंत्रण किया था। दोस्तों अच्छा लगे तो यह वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो आगे चलते हैं। दक्षिण में अलाउद्दीन के अभियान का संचालन मलिक काफूर कर रहे थे। दक्षिण में अलाउद्दीन के अभियान जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसका संचालन कौन कर रहे थे? तो मलिक काफूर ने के द्वारा हुआ था। दक्षिण में मलिक काफूर का प्रथम अभियान 1307 ईस्वी में दक्षिण में मलिक काफूर का प्रथम अभियान 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध हुआ था। दक्षिण में मलिक काफूर का प्रथम अभियान 1307 में देवगिरी के शासक रामचंद्र सेन के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन ने पुलिस व्यवस्था को ठोस रूप से अलाउद्दीन ने पुलिस व्यवस्था को ठोस व्यवस्था के रूप में संगठित किया। अलाउद्दीन ने पुलिस व्यवस्था को ठोस रूप से संगठित किया। पुलिस का मुख्य अधिकारी कोतवाल कहलाता था। उस समय पुलिस का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? कोतवाल कहे जाते थे। अमीर खुसरो एवं बर्जी के अनुसार अलाउद्दीन का राजस्व सिद्धांत शासन की निरंकुशता, धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण तथा साम्राज्यवाद के प्रेरित था। जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों वहीं मैं रिपीट करूँगा। तो अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन ही ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है मीराबाई चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। मीराबाई किसके समकालीन थे? चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। मीराबाई किसके समकालीन थे? तो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। मीराबाई किसके समकालीन थे? चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। मीराबाई तुलसीदास के प्रभाव में राम रतन धन पायो जैसे गीत लिखे। राम रतन धन पायो गीत किसने लिखा? तो मीराबाई ने लिखे। मीराबाई तुलसीदास के प्रभाव में आकर राम रतन धन पायो जैसे गीत लिखे। पूछा जाएगा राम रतन धन पायो गीत किसने लिखा? तो मीराबाई ने लिखे। मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ था। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो भोजराज से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ था। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो भोजराज से हुआ था। भोजराज चित्तौड़ के शासक राणा ग्राम सिंह यानी राणा संगा के बड़े पुत्र थे। भोजराज जो थे चित्तौड़ के शासक राणा संगा के बड़े पुत्र थे। भोजराज जो थे चित्तौड़ के शासक राणा संगा के बड़े पुत्र थे। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया के मायापुर गांव में हुआ था। चैतन्य का जन्म 1486 में नदिया बंगाल यानी बंगाल में पड़ता नदिया के मायापुर में गांव में हुआ था। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया मायापुर बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पाठशाला में चैतन्य को निभाई पंडित कहा जाता था। पाठशाला में चैतन्य को निभाई पंडित कहा जाता था। उन्होंने किसने? तो चैतन्य महाप्रभु ने। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। गोसाई संघ की स्थापना किसने की? चैतन्य महाप्रभु ने की। गोसाई संघ की स्थापना किसने की? तो चैतन्य ने की। और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। संकीर्तन प्रथा को जन्म किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने दिया। संकीर्तन प्रथा को जन्म किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने दिया। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। कृष्ण भक्ति पर किस महिला ने जोर दिया? तो मीराबाई ने। कृष्ण भक्ति पर किस महिला ने जोर दिया? तो मीराबाई ने। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। मीराबाई ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति पर विशेष जोर दिया जिसने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। नानक ने अपना उपदेश पंजाबी एवं गुरुमुखी में दिया। पूछा जाता है गुरु नानक ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पंजाबी एवं गुरुमुखी भाषा में दिया। नानक ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पंजाबी एवं गुरुमुखी भाषा में दिया। नानक ने उपदेशों के शुद्ध एकैश्वर्यवादी सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। नानक ने शुद्ध एकैश्वर्यवादी सिद्धांत का पुनर्जीवित किया। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने किया? वल्लभ भाई चार्य ने किया था। सिद्धांत रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने किया? वल्लभ भाई चार्य ने किया। सिद्धांत रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने किया? वल्लभ भाई चार्य ने की। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी कहलाते थे। मुगल काल में सेना का प्रधान क्या कहलाते थे? मीर बख्शी कहलाते थे। मुगल काल में सेना का प्रधान क्या कहलाते थे? मीर बख्शी कहलाते थे। बख्शी मुगल काल में सूबा के सैन्य प्रधान होते थे। बख्शी जो थे मुगल काल में सूबा के सैन्य प्रधान होते थे। मीर बख्शी द्वारा
सरखत मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। मीर बख्शी जो द्वारा है सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, जो मतलब जिसे काम करवाते थे वो हस्ताक्षर मीर बख्शी करते थे, उसके बाद ही उन्हें सेना का वेतन तब उन्हें वेतन मिल पाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है, जो चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी कब? तो शाहजहां के शासन काल में सरकार एवं परगना के मध्य किया गया था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। मुगल काल में रुपये की सबसे अधिक ढलाई किसके समय में हुई थी? औरंगजेब के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और इस प्रकार के कंटेंट बनाकर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। आना यानी 4 आना 5 आना नहीं होता है, तो वही 4 आना 5 आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाल नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। 1510 क्वेश्चन आपका बनेगा, जो दहसाल नाम की नवीन प्रणाली किसने शुरू की और कब की? दहसाल नाम की नवीन प्रणाली किसने और कब प्रारंभ की? तो दहसाल नाम की नवीन प्रणाली 1510 ईस्वी में अकबर ने की। दहसाल नाम की नई प्रणाली अकबर ने 1510 ईस्वी में की। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। क्वेश्चन बनेगा, औरंगजेब के समय में असद खान ने कितने वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया? औरंगजेब के समय में असद खान ने कितने वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया? तो 31 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, मराठों को एक शक्ति के रूप में शिवाजी द्वारा संगठित किया गया था। क्वेश्चन आपका बनेगा, मराठों को शक्ति के रूप में किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो मराठों को शक्ति के रूप में शिवाजी द्वारा संगठित किया गया था। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो शिवाजी के द्वारा संगठित किया गया था। बालाजी विश्वनाथ मराठा की खोई हुई शक्ति को पुनः एकत्रित कर पेशवा के नेतृत्व में शक्तिशाली मराठा राज्य को पुनः स्थापित किया। आपका क्वेश्चन बनता है, पेशवा के नेतृत्व में शक्तिशाली मराठा राज्य को पुनः स्थापित किसने किया? पेशवा के नेतृत्व में शक्तिशाली मराठा राज्य को पुनः स्थापित किसने किया? तो बालाजी विश्वनाथ मराठा की खोई हुई शक्ति को पुनः एकत्रित करने के लिए किया गया था। बालाजी विश्वनाथ मराठा की खोई हुई शक्ति को पुनः एकत्रित करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। अष्टप्रधान का जो पद होता था, पेशवा का पद होता था, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का पद होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा को प्रयोग किया। शिवाजी अपने दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो मराठी भाषा का प्रयोग किया था। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी, जो कि महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ था। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। और किसके किसके मध्य हुई थी? तो महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ था। पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ था। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर दिया था। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर दिया था। शिवाजी के गुरु दादाजी कुंडदेव थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो दादाजी कुंडदेव थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? दादाजी कुंडदेव थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1556 ईस्वी में शिवाजी के रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई।
आज़ाद हिंद वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। किसने किया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था आज़ाद हिंद फौज का स्थापना। क्वेश्चन है अगला, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे जाता है? रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोत्तम सेनापति बनाया गया था। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोत्तम सेनापति बनाया गया था। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोत्तम सेनापति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम किसका? अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 ईस्वी को किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 ईस्वी को किए थे। अगला क्वेश्चन है चंपारण में यूरोपीय बगीचों के स्वामी नील की खेती चंपारण में यूरोपीय बगीचों के स्वामी नील की खेती करवाने पर किसानों पर बड़े अत्याचार करते थे। चंपारण में यूरोपीय बगीचों के स्वामी नील की खेती करने वाले किसानों पर बड़े अत्याचार करते थे। कहाँ? तो बिहार के चंपारण जिले में, जिसे गोरे भी कहे जाते थे। यूरोपीय मालिक नील की खेती करने और उसकी पैदावार को सस्ते दामों पर बेचने के लिए किसानों को विवश करते थे। चंपारण के जो गोरे अंग्रेज होते थे मालिक, उन्होंने नील की खेती करने और उसकी पैदावार को सस्ते दामों पर बेचने के लिए किसानों को विवश कर देते थे। चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के नियंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे। गांधी जी चंपारण किसके निमंत्रण पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गए थे। चंपारण गांधी जी जो गए थे राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गए थे। अगला क्वेश्चन है 1918 में गुजरात के खेरा जिले में फसल खराब होने से किसानों की हालत खराब हो गई। 1918 में गुजरात के खेरा जिले में फसल खराब होने से किसानों की हालत खराब हो गई, जो कि अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेरा जिले में फसल खराब होने से किसानों की हालत खराब हो गई। मजबूरन यहाँ के किसानों ने भूमि कर देने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने यहाँ भी किसानों का समर्थन किया। इस संघर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सक्रियता से भाग लिया। था। 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के समस्याओं के प्रश्न पर वहाँ के मिल मालिकों के विरुद्ध में सत्याग्रह किया गया। गांधी जी पुनः 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के समस्याओं के प्रश्न पर वहाँ के मिल मालिकों के विरोध पर सत्याग्रह किया। अगला क्वेश्चन है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन भगत सिंह का है। यह कथन किसका है? भगत सिंह ने कहे थे क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। यह कथन भगत सिंह कहे थे। क्रांति को एक निश्चित आधार और विचार भगत सिंह की देन है। क्रांति को एक निश्चित आधार और विचार भगत सिंह की देन है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर संपूर्ण राष्ट्र के लिए जागृति का एक धमाका किया। असेंबली में बम फेंककर संपूर्ण जागृति का एक धमाका
किया। क्वेश्चन है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर संपूर्ण राष्ट्र के लिए जागृति का एक धमाका किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी तो काकोरी नामक स्थान पर लूटने का प्रयास किया गया था। 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, काकोरी नामक स्थान पर लूटने का प्रयास किया गया था। काकोरी कांड में दिसंबर 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह व अशफत उल्ला खां को फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सहारनपुर में हुआ था। काकोरी कांड में दिसंबर 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह व अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई थी। कब? 1927 में। यानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह व अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई थी काकोरी कांड में, और सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 18 अप्रैल 1930 को 18 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारियों की एक टुकड़ी ने सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर लूट किया। अगला क्वेश्चन है सूर्य सेन को फांसी की सजा दी गई थी। सूर्य सेन को फांसी की सजा दी गई थी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आप अगर लुसेंट बुक पढ़े होंगे तो यह आपका इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट होंगे और रिवीजन होंगे, और यही क्वेश्चन जो है दरोगा के सेट प्लेटफॉर्म से लिया गया है। तो क्वेश्चन अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। जो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी, यह किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। सूर्य के संगठन में सूर्य के संगठन में विद्यमान है 71% हाइड्रोजन। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लें। तो सूर्य में जो है विद्यमान है 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एवं 2.5% अन्य तत्व हैं। सूर्य में जो है सूर्य जो है एक प्रकार के गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन होते हैं, 26.5% हीलियम एवं 2.5% अन्य तत्व होते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं अपने दिशा में। सूर्य 250 मिलियन वर्षों के केंद्र का एक पूरा चक्कर लगाता है। सूर्य जो है 250 मिलियन वर्ष में केंद्र का एक पूरा चक्कर लगाता है। इस समय को कास्मिक वर्ष कहते हैं। यानी सूर्य जितने समय में अपने केंद्र का चक्कर लगाती है उस समय को कहते हैं कास्मिक वर्ष कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं, जिसे कोरोना एक्सरे उत्सर्जित होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं, जिसे कोरोना एक्सरे उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा, ज्वार भाटा क्या होता है और कैसे ज्वार भाटा बनता है? दोस्तों, जब चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण जब सूर्य एवं चंद्रमा आकर्षण दोनों बराबर आ जाते हैं, सीधा में दूर में आ जाते हैं सूर्य और चंद्रमा, तो होता है क्या? उसमें सागरीय जल के ऊपर एक बहुत बड़ा सा जैसे कि तूफान उठता है, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। कब? जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आज हो जाते हैं तो उस समय सागरीय जल में ज्वार भाटा उठता है।
अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर जो उठता है उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने के सागर की ओर भाटा कहते हैं। सागरीय जल के नीचे जो गिरता है तो उसको सागर की ओर भाटा कहते हैं। क्वेश्चन है अगला, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। यानी जो सागर में जो ऊपर उठता है उसको कहते हैं ज्वार और नीचे गिरता है उसको कहते हैं भाटा। यानी पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार होता है और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। यानी इसके अर्थ ये हो जाता है, पानी जब उस पर तूफान में चढ़ती है तो ऊपर उठने में 12 घंटे 26 मिनट और नीचे गिरने में 6 घंटे 13 मिनट का जो समय लगता है उसी को भाटा कहते हैं। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। ज्वार प्रतिदिन कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। एक बार चंद्रमा के आकर्षण से दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ज्वार प्रतिदिन कितने बार आते हैं सागर में? तो 2 बार आते हैं। एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत कब पड़ती है? 21 मार्च 23 सितंबर को पड़ती है। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह बराबर होते हैं। कहेगा बताइए ग्लोब पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च 23 सितंबर के दिन जो है दिन और रात की अवधि दोनों बराबर होती है 21 मार्च 23 सितंबर को। ऑफशोर की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से दूरस्थ 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। ऑफशोर की स्थिति में सूर्य जो है पृथ्वी से दूरस्थ 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। यानी क्वेश्चन है, जिस समय सूर्य प्रकाश देता है ना बहुत, जैसे कि ताव, उस समय पृथ्वी जो है पृथ्वी से सूर्य रहता है 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। विशेष रूप से यह स्थिति कितने तारीख को देखा जाता है? तो 4 जुलाई को देखा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर में होता है। 3 जनवरी के दिन पृथ्वी जो होता है सूर्य के अधिक निकट होते हैं। यह स्थिति उपसौर या पेरिहीलियम कहलाती है। जब पृथ्वी निकट होती है सूर्य के तो यह स्थिति को उपसौर या पेरिहीलियम कहलाता है। दो देशांतरों के बीच समय अंतर होता है 4 मिनट का। 2 देशांतरों के बीच का समय का अंतर होता है 4 मिनट का। अतः 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच समय अंतराल होता है 60 मिनट या 1 घंटा कहिए उसे, यही है। 2 देशांतरों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी क्वेश्चन है, जो 2 देशांतर के मध्य की दूरी, बीच का जो दूरी होगा 111 किलोमीटर होगा और कितने समय में, यानी देशांतर के बीच समय का अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितने डिग्री का अंतर होता है? तो 0 से 15 डिग्री का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतरों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है 111.2 किलोमीटर लगभग होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की आयनमंडल सतह से परिवर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की आयनमंडल सतह से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की आयनमंडल सतह से परावर्तित होती है। आयनमंडल का संचार संप्रेषण की दृष्टि से काफ़ी महत्व है। आयनमंडल का संचार संप्रेषण की दृष्टि से काफ़ी महत्व है। आयनमंडल का संचार संप्रेषण की दृष्टि से काफ़ी महत्व है, क्योंकि इसी तरह के कारण हम रेडियो, टेलीविज़न, रडार आदि की सुविधाओं प्राप्त करने के लिए करते हैं। आयन मंडल का प्रयोग, जो आयन मंडल का संचार संप्रेषण की दृष्टि से काफ़ी महत्व। संप्रेषण आयन मंडल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपको समाचार, जिस चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे टेलीविजन के माध्यम से हो, जिसके भी माध्यम से हो, आपको मिलता रहे यह सारी सुविधा, जो कि आयन मंडल के माध्यम से होता है। क्वेश्चन है अगला, आयन मंडल का विस्तार 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होता है। आयन मंडल का विस्तार जो है 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होता है। आयन मंडल यानी आपको रेडियो, टेलीविजन ये संचार कब मिलेगा? जब कम से कम 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई
के बीच रहेगा, आपका जो लगाते हैं छतरी वो सब रहेगा, तभी आपका मतलब कि यह उपलब्ध सुविधा मिलेगी। उल्का से संबंधित अधिकांश घटना मध्य मंडल में होती है। उल्का से संबंधित अधिकांश घटना मध्य मंडल में होती है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। मध्य मंडल में जो है, मध्य मंडल में जाइएगा तो ऊंचाई जैसे आप ऊपर जाइएगा तो तापमान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन लेके मैं आप लोग को रिवीजन कराता रहूँगा, और यह चैनल SK शिक्षा संस्कृति को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इस प्रकार के वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।